गहर आलूद शाम ने चारों तरफ अपने पर फैलाए थे। शाम उतरते ही सबके वही काम, घर को लौटते लोग, परिंदे चलते भागते राहगुजर। बतूल खाना टेबल पर लगा दो, अरील आ गया है। गाड़ी के हॉर्न पर हसीना ने बतूल को आवाज़ दी। अरील अंदर आ गया था। हसीना भी सोफे से उठकर खाने के टेबल के करीब आई। जल्दी से चेंज कर लो अरील, खाना ठंडा ना हो जाए। बाद में कर लूँगा, फ़िलहाल बहुत भूख लगी है। वो जो हमेशा चेंज करके नहा धोकर खाने पे आता था, कुर्सी घसीट कर बैठ गया। हाँ, ऑफिस से भी कुछ नहीं खाया होगा और सुबह नाश्ता भी नहीं करके गए थे। ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी रहती है तुम्हें? अरील के लिए प्लेट में कौरमा निकालते हसीना ने डपटा। भागते हुए वक्त को काबू करने के लिए जल्दी करनी पड़ती है, वरना देर हो जाती है और इंसान देर करता रहे तो बहुत पीछे रह जाता है। फ़िलॉसफ़ी अच्छी झाड़ लेते हो वैसे। पानी का ग्लास उसके करीब रखा और अपनी प्लेट उठाई। आप कल मेरे ऑफिस गई और किसी लड़की को नौकरी पर रख लिया। मुझे ज़रा समझ नहीं आई इस कहानी की। हाथ बढ़ाकर उसने लुक़मा तोड़ा। कैसी लगी तुम्हें वो लड़की? उन्हें खुशी हुई थी कि अरील उससे मिला था। मैंने उसे जॉब से निकाल दिया है। फ़िलहाल मुझे किसी सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत हुई तो मैं अरूज की प्रमोशन कर दूँगा। आप जानती हैं वो काफ़ी सालों से मेरे साथ काम कर रही है। वो अरील, हमने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अगर तुम चाहो तो एक दफ़ा उस लड़की से मिल सकते हो। मिसेस रहमान ने डरते हुए कहा। जब मेरी शादी का फ़ैसला आपका और डैड का है तो मैं लड़की से क्यों मिलूं? वो लब भेजते सर्द मोहरी से बोला। अरील, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपनी पसंद से शादी करो, पूरी ज़िंदगी गुजारनी है तुम्हें। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक़ है ना कुछ अलग करने का। क्या ज़रूरत है इतना फर्माबरदार बनने की? नहीं करनी तो बोलो नहीं करनी, और अगर करनी है तो कम से कम उस लड़की के बारे में जान तो लो। मिसेस रहमान उस पर गुस्सा हो रही थी। आप चाहती हैं मैं भी बाबा की तरह किसी लड़की के हाथों बेबस हो जाऊं? पहले लड़की से प्यार करूं, फिर वो मुझे छोड़ के चली जाए और मेरी हालत वैसी ही हो जाए जैसी उस औरत की वजह से बाबा पागल हो गए थे। 10 साल गुजर गए मेरी माँ के बाबा को संभालने में। जिस उम्र में एक लड़की के दिल में हज़ारों अरमान होते हैं, अपने शौहर को लेकर, अपनी खुशहाल ज़िंदगी को लेकर, तब मेरी माँ अपने शौहर की महबूबा के दिए ज़ख्मों पर मरहम लगाती रही। और उसके बाद जब वो संभले तो वो मेरी माँ मर गई। वो सुर्ख होती आंखों के साथ आंसू जब्त करता सर झटक के रह गया। बाबा को आप मिल गई, वो संभल गए, उनका घर संभल गया। उनकी ज़िंदगी में 3 औरतें आईं, तीनों ही बाबा को टूट के चाहने वाली। लेकिन बाबा की किस्मत में किसी एक का भी प्यार नहीं था। उनके दिल में पहले ही दिन जिस औरत का प्यार कुंडली मार के बैठ गया था, उसने डैड को सारी ज़िंदगी टस टस कर ख़त्म कर दिया। लेकिन आंटी, हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसे आप जैसी औरत मिले जो बार बार संभाले किसी को। इसलिए बस घर संभालने के लिए एक औरत का होना ज़रूरी होता है। वो कोई भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने मेरे लिए लड़की को पसंद किया है तो यकीनन वो पसंद किए जाने के काबिल होगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो अपनी जगह से उठकर चला गया और हसीना बेगम मुस्कुराते हुए फवाद रहमान साहब को कॉल मिलाने लगी। चलो शुक्र था वो शादी के लिए राज़ी तो हुआ। ख्वाब आंखें देखती हैं, उनका बोझ पलकें उठाती हैं, उनको पूरा करने के लिए टूटता जिस्म है। लेकिन अगर वो ख्वाब अधूरे रह जाएं तो सारी तकलीफ़ सिर्फ दिल के लिए होती है। वो कुढ़ता है, सुलगता है, तड़पता है, रोता है। शीन बेड पे औंधी लेटी बेडशीट पे गोल गोल दायरे बना रही थी। दोषी इसे ले जा पार्लर और ज़रा ढंग से पॉलिश करवा कर लाना। इसका ये सोचा हुआ थोबड़ा दुल्हन जैसा लगना चाहिए। पता है मेरा होने वाला दामाद चांद का टुकड़ा है, और ये इसकी शक्ल देखो ज़रा। नसीम बेगम ने उसे देखते हुए नाक चढ़ाई। हाँ हाँ, पता है कौन से चांद का टुकड़ा है, आया बड़ा कहीं का चांद। शीन ने हाथ रोककर मसनूई गुस्सा दिखाया। फुप्पो इसको छोड़े, मैं देख लूँगी इसको, आप जाएं। नौशी उसकी मामूज़ाद थी और उसकी अच्छी दोस्त भी थी।
ओ हेलो, क्या देख लोगी? मैं नहीं कहीं जाने वाली, पूरा 1 हफ्ता पड़ा है शादी में। अभी से जाकर बैठ जाऊं पार्लर। वो कंबल अच्छे से ओढ़ते हुए बोली। चलो मत जाओ, भाड़ में जाओ मेरी बला से। नसीम बेगम उस पर गुस्सा होती हुई उठकर चली गई। इनका तो ख्वाब पूरा होने जा रहा था। खुशी से उनके पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। शीन, पता है तुम्हारी शादी किससे होने वाली है? अरील रहमान से, जो तुम जैसी लड़कियों को दिन में 10 बार रिजेक्ट करता है और 1000 बार नौकरी से फारिग करता है। और तुम टके टके की जॉब के लिए धक्के खाने वाली, लेकिन फिर भी तुम हो कि तुम्हें उससे शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं। नसीम बेगम के बाहर जाते ही नौशी उससे उलझ पड़ी। उफ नौशी, अब तुम भी सीमी मत बन जाना। कान पक चुके हैं अरील रहमान का नाम सुन सुनकर। मेरा मसला ये है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जॉब करनी है। मुझे मेहनत करनी है, मुझे बिजनेस करना है। मुझे अपना हुनर दुनिया के सामने लाना है, अपना नाम बनाना है। और मुझे अरील रहमान जैसों का बॉस बनना है। और रही बात इस शादी की, तो ये कभी नहीं होगी। शीन की ज़िंदगी में हर काम इतनी आसानी से कभी नहीं हुआ। ये शादी कैसे हो सकती है, वो भी इतने अमीर लड़के से? शीन ने तो जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। वो बहुत गुस्से में थी, वरना अगर वो ज़रा सा गौर करती तो समझ पाती कि उसकी शादी किस अरील रहमान से होने जा रही है। तुम कितनी नाशुक्री हो शीन, नौशीन ने दुख से कहा। नाशुक्री नहीं, हकीकत पसंद हूँ। मैं लोगों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाती। ये जो लोग मुझे इतनी आसानी से पसंद करके चले गए हैं ना, कल इन्हीं को मुझ में 101 कीड़ा नजर आएगा इनकार करने के लिए। लापरवाही से कहती इसने अपना मोबाइल उठाया। वैसे यार, तेरी बात ठीक भी है। मैं भी शॉक्ड हूँ कि अरील रहमान इतनी आम सी लड़की से शादी के लिए कैसे मान गया। नौशीपुर सोच लहजे में बोली, अरे यार छोड़ दो अब इस अरील रहमान को, और मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ ला दो प्लीज़। तंग आकर शीन ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। तेरी शक्ल देख के तो मेरे दिल से दुल्हन बनने के अरमान ही निकलते जा रहे हैं। ना कोई शर्म, ना ही हया, न चेहरे पे लाली और ना ही कोई शादी के चाह। और ये दीदे देखो कैसे फाड़ती है। अरे झुका शर्म से इन नज़रों को। नौशी ने रख कर तकिया उसे मारा और उठ गई। डैड, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और ये शादी सिर्फ आपके कहने पर कर रहा हूँ। अगर आप ही इस शादी में नहीं आ रहे तो। अफसरदगी से कहते उसने बात दरमियान में ही छोड़ दी। मेरी जान, क्या मुझे वजह बताने की ज़रूरत है? सब तो जानते हो तुम। वही प्यारा सा अंदाज, हलीम लहजा। सारी ज़िंदगी तो आपने उस औरत के नाम काट दी, अब कुछ मेरे लिए भी जी लें डैड। तुम्हारी शादी के 1 हफ्ते बाद तुम्हारे सामने होऊंगा मैं। पता नहीं ये हमेशा की तरह झूठा दिलासा था या इस बार सच में वो कुछ फैसला कर चुके थे। रियली? अरील को बिल्कुल उनकी बात पर यकीन ना आया। हाँ। थैंक यू डैड, उसे यही खुशी काफ़ी थी कि वो वापस लौट रहे हैं। चलो अब तुम सो जाओ, फिर आज ख्वाब में किसी को मिलना भी तो है। वो शरारतन बोले। जी बिल्कुल मिस्टर हमदानी से कल मेरी मीटिंग है, तो ख्वाब में वही डिस्कस कर लेंगे। वो भी अरील रहमान था। उफ अरील, ऑफिस से बाहर भी एक दुनिया है जो काफ़ी रंगीन है, और इसी रंगीन दुनिया ने आपकी ज़िंदगी को बेरंग कर दिया था। वो तनफ़ुर से बोला। वो मेरी ज़िंदगी थी अरील, तुम अभी तक क्यों उसमें घुसे हुए हो? क्यों नहीं निकल आते उससे बाहर? जबकि मैं निकल चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोले। आप अगर अपने माजी से निकल चुके होते तो भी आप मेरे सामने, मेरे रूबरू बैठे होते। ओके लीव इट एंड खुदा हाफिज़। अभी तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। बात मुकम्मल करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि अरील अपने फ़ोन को घूर कर रह गया। आई एम सॉरी बाबा, पता नहीं क्यों मैं हर बार आपको उसी अजियत में डाल देता हूँ। रोशीन, तुम्हारी सास की कॉल आई थी। वो तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाना चाहती हैं। ड्राइवर को भेज रही हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो जो कंबल में घुसी लैपटॉप में कोई नई जॉब ढूंढ रही थी, एकदम सीधी हुई। सीमी, वो सच में शादी करना चाहते हैं? इतने फजूल सवाल पर नसीम बेगम को जी भर के गुस्सा आया। शीन, तुमने कभी गौर किया है? तुमने कभी बाहर निकल कर देखा है कितनी मजबूर है दुनिया? कितनी लड़कियों के सर पे घर का साया नहीं है,
कितनी लड़कियां घर की दहलीज में बैठी रह जाती हैं और उनकी आंखों में ख्वाबों की जगह सिर्फ आहें रह जाती हैं। सही वक्त में गलत फैसले इंसान की पूरी जिंदगी गलत कर देते हैं शीन। एक वक्त था जब तेरी माँ ने एक फैसला गलत किया था। मैंने तुम्हें कभी अपनी मजबूरियां नहीं बताई। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की तल हकीकतों से अनजान रख के मजबूत लड़की बनाना चाहती थी। और मुझे फख्र है कि मेरी शीन कमज़ोर सी डरपोक सी लड़की नहीं है, बल्कि बहादुर है। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम गलत फैसले करने लग जाओ। हकीकत तो ये है शीन की लड़की चाहे कितनी ही मजबूत हो, ये दुनिया है बेटा। तुम नहीं जानती मैं रातों को अक्सर डर कर उठ बैठती हूँ। और तुम्हारी किस्मत देखो, इतना अच्छा लड़का, इतना शरीफ खानदान इज्जत के साथ तुम्हें ब्याह कर ले जाना चाहता है। तुम्हें हर बात मजाक लगती है। शीन अपनी माँ के आंसू देखकर बैठी रह गई। नहीं सीमी, मेरी माँ कभी नहीं रोती तो फिर आज क्यों? नसीम बेगम के आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए शीन बोली, तेरे लिए शीन, सिर्फ तेरे लिए मुझे डर लगता है। अगर कभी मैं ना रही तो कहीं मेरी शीन अकेली न पड़ जाए। और मुझे लगता है कि ये वही है जिसका मुझे इंतजार था। मुझे लगता है ये लड़का। सीमी, क्यों है इतना एतबार इस लड़के पे? क्या जानती हूँ उसके बारे में? वो अमीर है, गाड़ियां हैं, घर है, बैंक बैलेंस है, लेकिन क्या उसके किरदार का सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? क्या उसके किरदार की गवाही दे सकती हो? खुद सोचो, इतना अमीर लड़का तेरी शीन को ही क्यों चुन रहा है? शीन के सवालों ने एक लम्हे के लिए नसीम बेगम को हैरत में डाल दिया। मैंने उसे देखा है शीन, वो एक सुलझा हुआ लड़का है। वो गोया शीन से ज्यादा खुद को तसल्ली दे रही थी। पता नहीं ये दुनिया हम जैसी लड़कियों का हक कब अदा करना शुरू करे। कब ये दुनिया समझेगी कि 6-8 बच्चे पालने वाली, घर चलाने वाली, दुख दर्द झेलने वाली, आंसू पी जाने वाली औरत भी बहुत कुछ कर सकती है। ये जो फख्र से सीना चौड़ा किए फिरते हैं मर्द, क्या इनको जन्म देने वाली औरत नहीं है? लेकिन नहीं, औरत को बस इतना पता होना चाहिए कि किचन में खड़े होकर किसकी पसंद का कैसा खाना बनाना है। उसके लिए सर्दी, गर्मी, धूप, सुकून कोई चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती, यहाँ तक कि अपना वजूद भी। लेकिन उससे बाकी घर के सारे काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी खुशी और अपनी चाहत उसको चूल्हे में डालकर रोटियां पका लेनी चाहिए। वो तो गोया भरी बैठी थी। उफ शीन, कब तुझे अकल आएगी? सीमी, आप बस मुझे दुआएं दिया करो, तुम्हारी दुआएं मुझे हर चीज़ से महफूज रखेंगी। वो बात खत्म करते बोली, तुम हरकतें ऐसी किया करो ना कि मेरा दिल करे तुमको दुआएं देने को। नम आंखों के साथ मुस्कुराती नसीम बेगम बोली, फुप्पो, शीन की सास की कॉल आ रही है। रूम में आते नौशीन ने सेलफोन नसीम को थमाया। लो, मैं तो इसको यही कहने आई थी और इसने मुझे बातों में लगा दिया। हेलो? अच्छा, हाँ, बस तैयार है। थोड़ी सी बात करने के बाद नसीम बेगम ने कॉल काट दी और फिर शीन की तरफ मुंह मोड़ा। शीन, वो कह रही हैं कि उनके ड्राइवर किसी और काम चला गया है और वो अरील के दोस्त को भेज रही हैं। अब तुम दोनों जल्दी करो। लो जी, इतने अमीर और दुल्हन को पिक करने के लिए दूल्हे को दोस्त को भेज रही हैं। हद हो गई, बंदा ड्राइवर रख लेता है। शीन मजाक उड़ाते हुए बोली, हाँ तो शादी वाला घर है और भी 100 काम होंगे, तुम्हें क्या तकलीफ है? नौशी ने गुस्से से कहा, कोई तकलीफ नहीं, चल जा बाहर, मुझे कपड़े चेंज करने दे, दिमाग ना खा मेरा। अब की बार नौशीन बिना जवाब दिए उठकर बाहर चली गई। अरील, मैं शीन को शॉपिंग के लिए ले जा रही हूँ, अच्छा होता अगर तुम लेकर जाते। मिसेस रहमान को उससे अच्छे जवाब की तवक्को तो न थी, मगर फिर भी वो तसल्ली करने को बोली, शॉपिंग के लिए जाना है या जंग लड़ने जो मैं ले जाता? मेरी मीटिंग है, आप भी जाएं। हाँ, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। वैसे ड्राइवर को मैंने टेलर के पास भेजा है, अपने किसी दोस्त से कहो कि शीन को ले आए, इतने में ड्राइवर भी आ जाएगा। यहाँ कौन सा मेरा दोस्त फ्री बैठा है? वो आज वैसे ही बात बात पर चिढ़ रहा था। अभी तो यही था, फुरकान कहाँ गया? वो तो कब का चला गया और आपको बताकर भी गया था, मुझे पता है।
दरअसल आप ये कहना चाहती हैं कि मैं पिक कर लूँ। ओके, ले आता हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ तक, तब तक ड्राइवर आ जाएगा। आप उसे ले जाइएगा। जिंदगी में पहली बार वो जान छुड़ाने के लिए बात मान गया था। काफ़ी समझदार हो तुम, इसीलिए तो इतने कामयाब हो। अपना मकसद पूरा करती मिसेस रहमान मुस्कुरा कर बोली। गाड़ी के हॉर्न पर दोनों बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ती दरवाजे से बाहर निकली। गाड़ी में बैठते ही शीन की पहली निगाह ड्राइविंग सीट पर बैठे अरील पर पड़ी तो अपनी जगह से उछल पड़ी। हाय, ये लंगूर अरील का दोस्त है। अरे वो भी कहीं ऐसा ही ना हो। उसे फिक्र लाहक हुई। तुम यहाँ भी घुस आए? शीन ने चिल्लाकर कहा। अरील ने पीछे मुड़कर देखा। उफ, ये दर्द सर दुल्हन की दोस्त है। इन दोनों के उलझे और एक दूसरे को घूरने पर रोशी ने दोनों को हैरत से देखा। मोहतरमा, मैं नहीं, आप हमेशा हर जगह बिना इजाजत के घुसती हैं। वो क्यों पीछे रहता? ओ हेलो, ये गाड़ी। इससे पहले कि शीन इस गाड़ी पर अपना हक जताती और कहती कि ये गाड़ी मेरे होने वाले शौहर की है, उन दोनों के दरमियान नोशी बोल पड़ी। चुप कर जाओ शीन, तुम इनसे भी उलझ पड़ी। हाँ जी, ये गाड़ी मेरी है और आप। बिना नोशी की बात की परवाह किए वो जवाबन बोला, लेकिन शीन ने फिर उसकी बात काट दी। तुम मुझसे ज्यादा ओवर हो रहे हो। लड़ाई पहले आपने शुरू की थी, वो शीन की तरफ इशारा करते बोला। हाँ तो तुम। शीन ने फिर कुछ कहना चाहा। नोशी एक नजर अरील को, दूसरी नजर शीन को देखती हैरतज़दा थी। खुदा के लिए शीन, इनको तो बख्श दे। नोशी शीन की तरफ झुकती उसके कान में बोली। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, रोको गाड़ी अभी। वो ऐसे बोली जैसे अभी चलती गाड़ी से कूद जाएगी। शट अप शीन, बकवास बंद करो। नोशी ने उसका बाजू पकड़ा। सॉरी, आप चलें, ये तो वैसे ही पागल है। आखिर चादर के अंदर से हल्का सा चेहरा निकालते नोशी बोली, और इतने सुलझे हुए अंदाज में बोली कि अरील को बहुत अच्छी लगी। फिर उसने एक तायराना निगाह शीन पर डाली और दिल में बोला, शुक्र है अपनी दोस्त की तरह तो नहीं है। अपनी दोस्त का इलाज करवाएं, वरना मर्ज बढ़ गया तो सबको काट लेंगी। बैक व्यू मिरर में देखते अरील ने कहा तो नोशी की हंसी निकल गई, जिसे उसने बमुश्किल जब्त किया, जबकि शीन उसे घूर कर रह गई। कभी यूं मिल महरमा कि वो जो पल थे हिजर के, सब सिमट कर यूं फसल में ढले कि वो जो रातें थी कटी बिन तेरे, सब बिखर कर यूं सुबह में ढले कि वो जो वादे थे अनकहे, उन सब से मुकर कर यूं लफ्जों में ढले। कभी यूं मिल महरमा के दो दिल मिले। हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी और यख बस्ता हवाओं से बेखबर टेरेस पर बैठी माजी की गर्द में दबे और आग में वो यूं महू थी कि गालों पे बहने वाले गर्म आंसू ठंडी आहें भरते अपनी बेकदरी पे रोए जा रहे थे। भाई, आप लव मैरिज कर रहे हैं, यकीन मानिए, ये जो प्यार होता है ना, इंसान को दो कौड़ी का करके रख देता है। बहुत पछताएंगे आप, मैं बता रही हूँ आपको। खिलखिलाती हंसी की आवाज पूरे घर में गूंजी। ज्यादा फलसफा झाड़ने की जरूरत नहीं है, तुम मत करना प्यार, अबरार भाई ने कहते हुए उसकी पोनी खींची। आपके मशवरे का शुक्रिया भाई, लेकिन मैं वैसे भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाली। बहुत गहरी दोस्ती थी इन दोनों भाई बहनों की, इतनी गहरी कि वो हर चीज एक दूसरे से बांट लिया करते, हर लम्हा, हर खुशी। और ये भी तब की बात थी जब नसीम के भाई अबरार वकार को एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो जिद लगाकर बैठ गए थे कि शादी सिर्फ नीलम से ही करेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि किस्मत ने तुम्हारा इम्तिहान ले लिया और तुम्हें वाकई किसी से प्यार हो गया, तो अबरार भाई के आम से लहजे में किए गए सवाल पर वो ठिठकी। ये तो पता है कि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को मुझसे हो गया तो मुझे लगता है वो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि मैं प्यार के लिए नहीं बनी, और एक तरफा प्यार कोई कितनी देर कर सकता है।
बाज़ दफ़ा बोलते हुए हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा कहा क्या एक एक लफ्ज़ सच साबित होने वाला है, और हम ये भी तो नहीं जानते कि अगर वो सच हो गया तो हमें कितनी तकलीफ़ देने वाला है। और अगर ऐसा हुआ कि ये एक तरफ़ा प्यार दो तरफ़ा प्यार में बदल गया, तो फिर क्या करोगी? तो मैं उसे तोड़ दूँगी। उसके इर्द-गिर्द अपने ही अल्फ़ाज़ गूंजे थे। अल्फ़ाज़ गूंज-गूंज कर उसकी समातों से टकराने लगे। मैंने सब कुछ तोड़ दिया, उसे भी, खुद को भी और अपने प्यार को भी। मैंने सुना था प्यार उम्र भर का रोग बन जाता है। मैंने सुना था इश्क लाइलाज मर्ज़ है। शायद मैंने ठीक सुना था। आज 25 साल बाद भी वो उसे भूली नहीं थी। इश्क में ज़िद आ जाए तो इश्क बागी हो जाता है, लेकिन उनके इश्क में तो शक किया गया था, और वो जो इश्क करने निकले थे, ज़रा सी भूल से शिर्क कर बैठे। उफ़ सीमी, आवाज़ें दे देकर मेरा गला बैठ गया, और तुम यहाँ इतनी सर्दी में अपने बुढ़े की यादों में गुम हो। शीन अपनी माँ का दर्द महसूस करती थी, इसलिए बजाय उसके आंसू में अपने आंसू शामिल करके दुखी होने के, वो उसके आंसू पोंछ के पल में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देती थी। आओ, मैं तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, जल्दी आओ। वो माँ का हाथ पकड़कर घसीटती हुई ले गई। ये देखो, ये साड़ी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, इसमें तुम गजब ढाओगी। वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो कि मेरी माँ कम बहन ज़्यादा लगती हो। और शीन की ये बात सच थी। 39 साल की उम्र में भी वो 25 की लगती थी। शीन, तुम अपनी शॉपिंग करने गई थी या मेरी? नसीम बेगम ने मसनूई नाराज़गी से घूरा। और देखो, ये साथ में मैचिंग जूता और मैचिंग चूड़ियाँ। और नसीम बेगम की बातों को इग्नोर करती वो मज़ीद बोली, शीन, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी शॉपिंग के लिए बुलाया था। नसीम बेगम ने सर हाथों में थामा। क्या है सीमी, चिल्ला क्यों रही हो? जो शीन का है वो सीमी का भी तो है, और ये सूट तुम्हारे लिए। उसके मज़ीद कहने पर नसीम बेगम उसे देखती रह गई। फुप्पू, इसने मुझे वहाँ इतना शर्मिंदा करवाया, बल्कि जलील करवाया। उन्होंने कहा बेटा दिल खोल के शॉपिंग करो, और इसने फिर ऐसा दिल खोला। नौशी ने मुंह बसोरते हुए कहा और अपने करीब पड़ा शॉपिंग बैग दूर फेंका, फिर धप से सोफे पर गिरी। नौशीन ने उसे घूरा। तौबा, कितनी झूठी हो नौशी, मैंने वहाँ इतना डर डर कर और सोच समझ कर सब खरीदा कि कहीं कुछ ज़्यादा महंगा ना खरीद लूँ। हाँ हाँ, इतना सोच समझ कर पुप्पो कि ये आपकी साड़ी 35,000 की है और जूता 8,000 का। बाकी आप हिसाब लगा लें, इसकी अपनी शॉपिंग कैसी होगी। शीन, तुझे ज़रा शर्म नहीं आई? नसीम बेगम ने बेचारगी से पूछा। यार, मेरे होने वाले शौहर का पैसा है, आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? शादी के बाद भी तो मैंने ही लगाना है ना ये पैसा। उन दोनों के सवालों और तंजबाजी से वो चिढ़ चुकी थी। लेकिन मुझे लगता है तुम उसे शादी से पहले ही कंगाल कर दोगी। नौशी ने फिर तंज किया। तुम दोनों के बोरिंग और फजूल सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। जा रही हूँ मैं। एक तो जबरदस्ती शादी करो, ऊपर से बातें सुनो। वो वहां से उठ गई और पैर पटकते वहां से चली गई। और फिर एक दिन वो लौट आया था, लुटा पुटा, थका हारा, शिकस्तदा। मेरे कदमों में बैठकर रो पड़ा। बोला, बहुत बड़ी भूल हो गई। मोहब्बत में कोई सवाल जवाब नहीं होते, मगर मैंने तुमसे जवाब मांगा। मैंने तुमसे मोहब्बत की कीमत मांग डाली। मैं बहुत बड़े शराब के पीछे भाग रहा था। माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हैरत ज़दा बैठी अपने सामने जुड़े उसके हाथों को देखती रही। भला ये कौन सा वक्त था लौटने का? अब तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। अब तो मैंने उसकी मोहब्बत का उधार भी चुका दिया था। अब कैसी माफ़ी? लेकिन मैं चुपचाप उसे सुनती रही। फिर धीरे से उसका झुका सर ऊपर उठाया और जरा सा मुस्कुराई।
मेरे मुस्कुराने पर वो रोना भूल गया। वो भी मुस्कुराने लगा और बोला, माफ कर दिया ना तुमने। और मैं उसकी उम्मीद तोड़ती उठी और मुंह मोड़ कर चल दी। कहाँ जा रही हो? उसने नम आवाज से पूछा। उस शख्स की जानिब जिसने तब मेरा साथ दिया था जब तुम मेरी मोहब्बत की धज्जियां उड़ाकर जा चुके थे, कि उसी के साथ चलना चाहिए जो मजबूती से आपका हाथ थामे, वरना फर्दे जज्बात में अक्सर हर कोई हाथ थाम लिया करता है। मेरे कहने पर उसने एक बार फिर बड़ी आस से पूछा, जा रही हो? जाना पड़ेगा, मजबूरी है। मैं बिना रुके बोली तो वो मेरे जवाब से सख्ते में आ गया। 4 साल पहले उसने भी यही बोला था। कभी कभी किस्मत हमारे अल्फाज किसी और के मुंह से हमारे मुंह पे ऐसे जोर से मारती है कि हम गंग रह जाते हैं। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना ही अपने पीछे कोई सदा सुनी। शायद अब मैं उसकी सदाओं से बहुत आगे निकल आई थी। पीछे मुड़ के देखती तो कभी जा ना पाती, और मेरा जाना उसके लिए भी जरूरी था कि अब मैं किसी और की मोहब्बत की कर्जदार थी और मेरी बेटी का बाप था। और आज पूरे 1 साल बाद किस्मत ने मेरे साथ फिर वही किया। शीन, शीन, ये देखो, यहाँ बैठी है। 50 दफा तुम ये डायरी पढ़ चुकी हो। ऐसा क्या ढूंढ रही हो तुम इस डायरी में? सीमी के बेड पे पेट के बल लेटे वो डायरी पढ़ने में मगन थी। जब नसीम बेगम कमरे में दाखिल हुई, शीन ने एक लंबी सांस अंदर खींची और उठकर सीधी होकर बैठी। डायरी बंद की और चेहरा माँ की तरफ मोड़ा। सीमी, आप उसको मुकम्मल क्यों नहीं करती? ये सवालिया निशान, उसके आगे क्या है? क्या है इसके आगे की कहानी? मैं हर बार इस उम्मीद पर पढ़ती हूँ कि शायद अब कुछ लिखा हो, शायद अब इस डोर का कोई सिरा हाथ लग जाए। इसको मुकम्मल करने की ताकत नहीं है मुझ में शीन, वो बेबसी से बोली। क्यों, ऐसा भी क्या है? पछतावा कि काश मैंने उसे माफ कर दिया होता। हाँ, यही तो मैं पूछना चाहती थी, तुमने क्यों नहीं माफ किया उसे? शीन झंझलाई। क्योंकि मैं तुम्हारे पापा की मोहब्बत की कर्जदार बन चुकी थी, और जो किसी की मोहब्बत के कर्जदार बन चुके हो वो किसी और से मोहब्बत नहीं निभा पाते। लेकिन सीमी, मेरे बाबा तो मर चुके थे ना तब तक, वो गहरे कर्ब से बोली। लेकिन उसके वजूद का एक हिस्सा इस दुनिया में था शीन, जिसे शायद वो शख्स कबूल ना करता। कबूल कर भी लेता तो मेरा ज़मीर कभी भी ये गवारा ना करता कि मैं अपनी बेटी की परवरिश किसी के एहसानों से करूं। शीन, तुम उस शख्स के एहसानों तले दब चुकी होती। क्या तुम चाहती ऐसी जिंदगी गुजारना? सीमी ने अपनी जिंदगी को इतना उलझा रखा था कि कोई चाह कर भी उसको सुलझा नहीं सकता था। इसी बात का तो डर है मुझे शीन, कि मेरी उलझी डोर में तुम्हारी जिंदगी भी उलझ कर न रह जाए। मैं चाहती हूँ छोड़ दो मेरी डोर को सुलझाना। ऐसा कुछ खास नहीं है मेरी कहानी में, बस कुछ पछतावे हैं, दुख हैं, रंजिशें हैं, उलझने हैं और बहुत सारी गलतियाँ। सीमी, दुआ ऐसी इबादत है जो सब डोरों को सुलझा देती है। मेरे लिए दुआ किया करो ना, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब सुलझ जाएगा। पुप्पो, आप भी आकर इसके साथ बातों में लग गई हैं। आपको पता नहीं आप इसको बुलाने आई थी कि हम दोनों पार्लर जा रही हैं। इंतजार करते करते जब नौशी थक गई तो कमरे में आई और देखा कि वो दोनों माँ बेटी जाने कौन सी डोरें सुलझाने में लगी हैं। हाय, ये लड़की और इसके ड्रामे, इसको अपनी जिंदगी से ज्यादा मेरी बोसीदा जिंदगी में घुसने का शौक है। चलो उठो। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम, आप बस इसको पूरा कर दो प्लीज। वो डायरी नसीम को थमा दी, उठ गई। शीन, ये भी हो जाएगा, अभी तुम जाओ, डायरी एक तरफ रखते हुए बोली। नहीं नहीं नहीं, मैं डोली नहीं उठने दूंगी इसे पढ़े बगैर। वो जिद पे उतरी। शीन, चल ना।
नौशी उससे घसीट कर निकल गई और नसीम बेगम नम आंखों से डायरी पर हाथ फेरने लगी। कितना वक्त बीत चुका था, उन्होंने इस डायरी को खोला और ना ही पढ़ा था। शीन ही थी जो उसे रोज निकाल कर पढ़ती, जिसमें सिर्फ एक ही वर्क लिखा गया था, बाकी पूरी डायरी खाली थी। चलो आज इसको भी पूरा कर देती हूँ। शीन की रुखसती के साथ ही अपने माजी को भी रुखसत कर देती हूँ। शायद वो जानती नहीं थी कि माजी कभी रुखसत नहीं होता। बकिया अगली किस्त में। तब तक के लिए मुसन्निफा किन से बतूल और रीडर हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।